हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जैसा कि 18 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा। और ये पेपर इतना ज्यादा वायरल पेपर है कि इस वीडियो को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका प्यार बच्चों 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ये कोड आप देख सकते हो 801 BF का कोड, ये सबसे ज्यादा वायरल कोड है। ठीक है, सबसे ज्यादा वायरल कोड की वीडियो है और ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में अब 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2026 हिंदी का 100% वायरल पेपर, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपके आने वाला है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। प्यारे बच्चों, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पे अपना अनुक्रमांक 10 अंकों का सही सही भरना है एंड उसके बाद यहां पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और आपको जो समय मिलेगा प्यारे बच्चे वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना है। यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से 3 घंटे इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए एंड 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दे दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्यारे बच्चे पहला निर्देश में दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एंड दूसरा निर्देश यहाँ पे दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें से पहला खंड अ देखने को मिलेगा एंड दूसरा आपको खंड ब देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है प्यारे बच्चों कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका सही उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला या चिन्हित करना। इसके कहने का मतलब कि खंड अ जो होगा उसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलेंगे और उसका आंसर आपको OMR सीट पे दिया जाना होता है। ठीक है, उसके लिए आपको टोटल 1 घंटे का सही समय मिलेगा और उसका आंसर जब भी हम देंगे तो ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ठीक है, और ब्लू एंड ब्लैक पेन जो यूज करेंगे वो किसी भी तरह का जेल पेन नहीं होना चाहिए। आपको प्यारे बच्चों इस तरह का OMR सीट मिलेगा, जो भी आंसर करेक्ट होगा आपको इसमें अब उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भरा गया है वैसे ही आपको भरना है। एंड इसके बाद यहाँ पे चौथा निर्देश दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पे ही उत्तर दे। OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो खंड अ है इसमें प्रत्येक का निर्देश पढ़ना है कि उसमें कितने क्वेश्चन का आंसर करना है और जो आंसर सही होता है सिर्फ उसे ही OMR सीट पर लिखना है। OMR सीट पे क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है आपको। अगर अगर आपने बी मार दिया तो फिर उसे मिटा नहीं सकते, उसे काट नहीं सकते, उस पर इरेजर का यूज नहीं कर सकते हो, ना ही उस पर किसी भी तरह का व्हाइटनर चला सकते हो। इस बात का बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक OMR सीट पे आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पांचवा कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे बच्चा, जिसका आंसर आपको आंसर सीट पे दिया जाना होता है और इसके लिए बोर्ड की तरफ से 2 घंटे का समय भी दिया जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए।
जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना है। ये रहे बच्चे आपके कुछ निर्देश। अब इसके बाद आते हैं खंड, जिसमें मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको आ जाता है खंड अ। ठीक है, खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे दिया जाना होता है। इसमें प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। और एक चीज ध्यान देना, इस OMR शीट में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होता है। इसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है और OMR शीट पे आंसर देने के लिए बोर्ड की तरफ से 1 घंटे का समय आपको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, केवल बहुविकल्पी को हल करने के लिए 1 घंटा और वर्णनात्मक प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटा दिया जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन की रस मीमांसा के लेखक हैं। यहाँ पे दे रखा है नाभादास है, राम प्रसाद निरंजनी जी है, शिव पूजन सहाय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपका जो रस मीमांसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, इसके लेखक जो है वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ठूठा आम निबंध के रचनाकार है। ठीक है, ये एक का मतलब ये 1 नंबर का है, जैसे इसमें पहले ही निर्देश में दे रखा था कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये उसके आगे लिख दिया गया है। यहाँ पे दे रखा है हरिवंश राय बच्चन जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, भगवत शरण उपाध्याय जी है कि जयशंकर प्रसाद जी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो जो ठूठा आम है इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। इसमें हमसे विधा पूछ रखा है, ये आलोचना विधा है, उपन्यास है, निबंध है कि नाटक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये निबंध है। क्या है, निबंध। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है बर्फ की गुड़िया रचना है। ठीक है, जितने भी बच्चे 70 नंबर लाना चाहते हैं और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका अगर मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 67 नंबर 68 नंबर आसानी से फोड़ सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी है कि जयप्रकाश भारती जी हैं। तो ये देखो बर्फ की गुड़िया के जो लेखक है रचना है वो जयप्रकाश भारती जी की काफी प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर चौथे का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर दे रखा है कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, इंसा अल्लाह खान, चंद्र शर्मा गुलेरी, भगवत शरण उपाध्याय जी। तो रामधारी सिंह दिनकर की काफी प्रसिद्ध रचना है अर्धनारीश्वर। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास जी हैं, घनानंद जी हैं, ठाकुर जी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो केशव दास जी की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका कि प्रयोगवाद योगिनी कृति है। कामयानी है, प्रिय प्रवास है, रंग में भंग है, धूप के धान है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो धूप के धान जो है ये प्रयोगवादी योगिनी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। दे रखा हिम तरंगिनी है, चितंबरा है, यशोधरा है या त्रिधारा है। तो आप जानते हो कि सुमित्रानंदन पंत जी की चितंबरा काफी प्रसिद्ध रचना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक का प्रकाशन दे रखा। 3 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, जिसमें प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक सम्मिलित है। तार सप्तक का प्रकाशन जो था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, और तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो अगर केवल पूछेगा कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था तो 1943 में हुआ था। और इसमें प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय का 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और तृतीय का आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
10वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि गंगा लहरी के रचयिता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों, भूषण जी हैं, मतीराम जी हैं, पद्माकर जी हैं कि देव जी हैं। तो पद्माकर जी की काफी प्रसिद्ध गंगा लहरी रचना है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि हास्य रस का स्थायी भाव है। अब देखिए यहाँ पे हास्य पूछ रखा है और आप में सिर्फ और सिर्फ दो रस है, ठीक है, एक हास्य रस है और एक करुण रस है। तो यहाँ पे हास्य पूछ रखा है, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यह है कि चरण कमल वंदव हरिराई में अलंकार है। रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका है करेक्ट ऑप्शन होगा वो रूपक अलंकार होगा, ठीक है। चरण कमल वंदव हरिराई मतलब यहाँ पे कि मैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे भेद रहित आरोप है तो नहीं कमल, लेकिन यहाँ पे भेद है, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 16 मात्राएं कि 24 मात्राएं होती है। तो ये होती है 13, ठीक है। सोरठा छंद की द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 तथा पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। तो सोरठा छंद की द्वितीय चरण की बात करें तो 13-13 मात्राएं होंगी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है प्यारे बच्चों कि अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब यहाँ पे अगर बच्चों हम यहाँ पे उपकार लिखें, ठीक है, और इसमें आपसे उपसर्ग पूछेगा तो आप कहोगे कि शुरू के दो अक्षर इसका उप जो है ये उपसर्ग है। अगर यहाँ पे पूछ देगा कि आपका उपसर्ग क्या है, तो एक चीज का ध्यान देना कि ये जब भी इसका उपसर्ग बनेगा तो अभिधन आगत से बनता है। जिसे यहाँ पे ध्यान देना, अभी प्लस आगत, यानी संधि विच्छेद का पहला दूसरा अक्षर लिखा जाता है। अभी यहाँ पे इसका दो अक्षर क्या निकल कर आ रहा है, अभी, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। अगर यहाँ पे जैसे अध्यापक, मान लो अध्यापक पूछ रखा है, तो इसका भी जो होगा आप में क्या क्या ऑप्शन दे देगा, एक अभी दे देगा, एक इस तरह से अभी देगा, एक इस तरह से अभी देगा, और बच्चे सबसे ज्यादा अभी इसको मार कर आएंगे, कोई इसको मार कर आएगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमको मारना है तो ये आगे वाली मात्रा जो होती है इसके सामने वाली मात्रा, इसको टिक मारना है। यहाँ पे आपका अनु दे रखा है, अधि दे रखा है, अभी दे रखा है, या इनमें से कोई नहीं। आपको लगेगा यार ऐसा अब है, कहीं दे ही नहीं रखा है, इनमें से कोई नहीं, मारकर चले आते हो। और ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, यहाँ पे अभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन कि ये दे रखा है कि माता और पिता में समास है। दो शब्दों के बीच में, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें, ठीक है, राजा रानी, राजा और रानी, तो यहाँ पे ये छोटी सी डैश आपको देखने को मिल रही है। जब भी ये डैश आपको देखने को मिले तो आंख बंद करके आपको द्वंद्व समास मार देना है। दो शब्दों के बीच में इस तरह का डैश दिखे तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दे रखा जीवन है, पावन है, अमीय है, पी है। और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करके आ जाते हैं, कोई पी करके मार के चला जाता है, ठीक है। तो अमी है, तो यहाँ पे अमी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। तुभ्यम है, त्वत है, तव है, क्युष्मासु है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तुभ्यम होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, 3 भेद है, 6 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो भेद होता है वो मिश्र वाक्य होता है। तो इन सभी को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना कि रचना के आधार पर वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं की।
तो ये होता है आपकी जो इसमें प्रधानता होती है वो क्रिया की होती है। भाववाची में जो प्रधानता होती है वो क्रिया की प्रधानता होती है। 20वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विकारी पद के भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं। तो विकारी के टोटल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। यहां तक तो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहा और यहां से 1 घंटे का समय आपका टोटल समाप्त हो गया। अब आपका 1 घंटे के बाद का समय मिलता है। अब नेक्स्ट मिलेगा आपको खंड ब, जिसमें मिलेगा आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो आइए उसे देखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। टोटल 2 घंटे के समय के साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। इसके नीचे टोटल 3 प्रश्न दिए जाते हैं। उन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होता है। इसके लिए आपको 2+2+2 यानी टोटल 6 नंबर मिलते हैं एक गद्यांश को हल करने के लिए, ठीक है। आप में टोटल 2 गद्यांश देता है और उन दोनों में से किसी एक को आपका आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पे इस गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो यह है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश ही नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब यहाँ पे कुसंग उसंग आ गया तो हमको ये पता चल गया कि ये किस पार्ट का है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और ये 2 नंबर में आता है। संदर्भ कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या होता है, ये खंड वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का आता है और यहीं से बच्चे 30 नंबर 35 नंबर इत्यादि लाते हैं, ठीक है। लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तभी तो हम संदर्भ को लिख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो पाठ है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जो कि आपका पहला पाठ है और इसके लेखक जो है वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना ताकि 18 फरवरी को आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। और इसके देखिए अब बात आती है इसके संदर्भ लिखने का। संदर्भ कैसे लिखे, अरिहंत लेक्चरर, इस चीज को आप YouTube पे सर्च करना। मेरा पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे देख लेना। सबसे बेस्ट तरीका बताओ जैसा कि टॉपर लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लेना जरूर कि संदर्भ कैसे लिखे, अरिहंत लेक्चरर। इसके बाद यहाँ पे दूसरा देता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या किसकी करनी है प्यारे बच्चों, ये गद्यांश दे रखा है और हम देख रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि गद्यांश के यहां से लेकर यहां तक के शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है। इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करनी होती है। जैसे किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, इसके कहने का मतलब कि यदि कोई नौजवान व्यक्ति है, पुरुष है, यदि उसकी संगति, उसकी संगताना, उसका साथ यदि बुरी होगी यानी अच्छा नहीं होगा, बुरी होगी कि नहीं जगह पे अच्छा नहीं होगा, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब कि जिस प्रकार से एक मनुष्य के पैर में अगर चक्की बांध दिया जाए तो सब तरफ से फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी उसके उन्नति का मार्ग रुक जाता है। ऐसे बना बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे उसकी जो संगताना है दिन पर दिन उसे कमजोर करती जाएगी और उसे कुमार्ग पर लेती जाएगी और उसे एक गड्ढे के खाई में गिरा देगी लास्ट में। तो ये ऐसे व्याख्या लिखना होता है और एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से खोज कर लिखना होता है। यहाँ पे कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये व्यक्ति के जीवन पर नीति और सद्बुद्धि का नाश करता है, बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी होगी तो उसे दिन के दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, अर्थात उसका विनाश होता जाएगा। यही चीजें लिख रहा है 2 नंबर का, ठीक है। और वर्ड लिमिट 25 से 30 होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना प्यारे बच्चों। ज्यादा लिखोगे तो आपका समय जाएगा, आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर ये वाले गद्यांश आपको नहीं आते हैं तो यहाँ पे देता है अथवा, यानी कि आप इस गद्यांश को भी हल कर सकते हो। यहाँ पे ये गद्यांश दे रखा है, देखो कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। अब यहाँ पर देखो इसमें भी है, ये भी 6 नंबर का आता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने आपको बताया कि संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस पाठ से है
और इस पाठ के लेखक कौन है। तो ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है क्या लिखूं नामक पाठ से। किस पाठ से है? क्या लिखूं। और क्या लिखूं पाठ के जो लेखक है वो कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। बख्शी जी है। अब यहां पे है दूसरा नंबर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक के शब्द के नीचे रेखा लाइन खींची गई इस तरह की, इसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना होता है। जैसे तरुणों के लिए, मतलब कि नवयुवकों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, उनके लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है कि यार मैं अपने भविष्य में ये करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, चोर बनूंगा, बदमाश बनूंगा, ऐसा, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे वृद्ध हो गए हैं वो अपने पुरानी बातों को याद करते हैं कि मैं अपने जवानी में ऐसा था, मैं हमारी जो समय था ऐसा था, ठीक है। और वो पुराने चीजों को, पुराने रीति रिवाज को जिंदा किए हुए हमारे समाज में, यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे दीपावली को सूरन खाना, ये सब हमारे पूर्वज ही हमको बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या परंपरा होती है, कैसे चीजों को किया जाता है, शादी विवाह क्या संस्कृति है, ये सब वृद्ध जो है ये इसको संजो कर रखते हैं। वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, क्यों? क्योंकि इसलिए क्षुब्ध रहता है, देखो इन्हीं दोनों के कारण, यानी कि जो तरुण है और जो वृद्ध है, इन दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इस तरह से आंसर लिखना है आपको, इसका आंसर इसी में से मिल जाता है। इसके मेन शब्द को ढूंढना, जैसे यहाँ पे क्षुब्ध है, क्षुब्ध इसमें से मिला, इसकी पूरी ये लाइन क्या आ जाएगी? आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला समाप्त हुआ जिसमें से आपको ये देता है क्या? ये लिखने के आता है गद्यांश। अब आएगा आपको लिखने के लिए पद्यांश, ठीक है, दूसरे नंबर पे। आइए उसे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्यारे बच्चों आ जाता है, ये देता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, इसके आंसर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे कि पूर्ते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पूत सूखी गए मधुराधर वय। अब यहाँ पे कहता है पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए प्यारे बच्चों में ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है और पद्यांश में कवि होते हैं, ठीक है, और इसके कवि कौन है। ये जो पाठ है वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, वन पथ पर, ठीक है। और आप लोग बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे कि वन पथ पर के जो कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास जी है। अब देखिए, अब यहां पे देता है दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको मंगा लेना है कि संदर्भ कैसे लिखे पद्यांश का, अरिहंत लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से लेकर यहां तक के शब्द के नीचे रेखा खींचा गया, इस तरह की लाइन खींची, इसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना है। अब यहाँ पे है कि पूर्ते निकसी रघुवीर वधु, पूर्ते मतलब अयोध्या की रहने वाले थे राम, और वहां से अपने अयोध्यापुरी से रघुवीर की वधु, रघुवीर की जो वधु थी वो निकलती है, धर दिए दय मग में डगद्वय। जैसे ही वो कदम पे रास्ते पर चली थी और 2 कदम ही रखा था कि झल की भरी भाल कनी जल की, और उनकी जो है जो आंसू है, आंखें हैं वो आंसू से भर गए, पूटी सूख गए मधुराधर वय, ठीक है। और उनके जो होठ थे वो सूख गए और उनके जो मस्तक थे उस पे वो ये पसीने की बूंदे आने लगी, ठीक है। फिर बुझती है, फिर अपने पिय से पूछती है, मतलब अपने पतिदेव राम से पूछती है, चलनो अब केतिक पण कुटिक करिहो कीते हैं। अभी मुझे कितना चलना है, ठीक है। राजमहल में पली सीता जी पूछती कि अब मुझे कितना चलना है, पण कुटी करिहो कीते हैं, और अपने आप कुटिया का निर्माण कहाँ पे करोगे। तिय की लखी अतुरिया पिय की अखिया अति चारू, चली जल च्वे। अपने श्रीमती पत्नी की इस दशा को देखकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात उनकी जो आंख है वो आंसुओं से भर जाते हैं, ठीक है। तो ये है वनपथ पर और इसके कवि है तुलसीदास जी। व्याख्या सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों की करना है, बाकी का नहीं करना, ठीक है। ये तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया। अब यहाँ पे है तीसरा कि पढ़ कुटी करिहो कीते हवय में कौन सा अलंकार है। और यहाँ पे पढ़
टी करिहो कीते हवे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको ये वाला पद्यांश नहीं आता तो आपको एक अथवा करके दे देता है पद्यांश लिखने के लिए। यहाँ पे देखा कि अतुल्य ने जिनके प्रताप का साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका, जिनकी निर्मल कृति निशाकर। अब यहाँ पर भी प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर में है, ये भी 6 नंबर का आता है। तो आपका जो पद्यांश आता है ये भी 6 नंबर का आता है। आप चाहे तो इस पद्यांश को हल करो या चाहो तो इस पद्यांश को हल करो, जो आता है आपको उसी को हल करना है। अब इसमें भी है संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो ये आपका किस पाठ से लिया गया है? ये आपका स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम, यानी अपने देश से प्रेम करना। और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार आप कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो ये भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको प्यारे बच्चों संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको इसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो संदर्भ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। हमारी जो संस्कृति है वो सदा गतिशील रहने वाली है। मानव जीवनम संस्कृतुम यसा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकृति। ये मानव जीवन के कल्याण के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवा शक्ति च प्राप्नोति, नए शक्ति को प्राप्त करती है। अत्रः दुराग्रह, ये किसी भी प्रकार का हठ नहीं करती। नास्ति, जैसा भी हो, यत युक्ति युक्तम, मनुष्य के कल्याण के लिए जैसा भी हो कल्याणकारी, च तदर्थ सहतम गिरतम भवति, ये उसे स्वीकार कर लेती है। एतस्या गतिशीलता रहस्यम, इसकी गतिशीलता का जो रहस्य है वो मानव जीवनम शाश्वत मूल्य तेसु निहितम, मानव जीवन को कल्याण करने के लिए है। तद यथा सतष्टे, यह कहती है कि आप सत्य, एक दूसरे की सत्य रहो पे रहो, अपना प्रतिष्ठा बनाए रखो, एक दूसरे से समान भाव और समान विचारधारा रखो। ठीक है, यही इसकी जो है मूल प्रवृत्ति है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये किस पाठ से लिया गया है? ये हमारी जो पाठ है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से प्यारे बच्चों? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब ये नहीं आता तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये दे रखा है ईतम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले अस्ति। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचारम प्रसारयन। यहाँ पे ये सभी अन्य बहुत बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर आए और अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में, अपितु ये केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी इस नगरी का विविधानाम कलानाम शिल्पाना से कृत्य लोके विस्तृत्वा, बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अत्र्या कौशे साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में पहनी जाती है और पसंद की जाती है। अब इसका संदर्भ लिखना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ से है। ये प्यारे बच्चों आपका वाराणसी नामक पाठ से लिया गया होगा। बहुत सारे बच्चे वाराणसी से इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे है लिखा कि अपदो दुरागमी, ठीक है, यानी कि पैर न होने पर भी दूर तक जाता है। च साक्षरो न च पंडित, पढ़ा न होने पर भी जानकार है, पंडित का मतलब जानकार। अमुख स्फुट वक्ता, यानी कि मुख न होने पर, मुंह न होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है। चयो जनाति सब पंडित, और इसे जो जानता है वो पंडित है। ठीक, तो इसका आंसर था पत्रम
और ये जो पाठ है ये प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। अथवा अगर ये नहीं जानते हो तो सार्थ प्रवस्तो यानी प्रदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है, मित्रम भार्या मित्र गृह सतः, और घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भीषकम मित्रम, ठीक है, वैद्य जो होता है वो रोगी का मित्र होता है। दानम मित्रम मरिष्यन्ति, और मरने वाले का मित्र दान होता है। और ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये आपका जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि क्या है कि प्रदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, वैद्य का मित्र रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लिखिए। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। ये प्यार बच्चों खंडकाव्य होता है जो कि जिला वाइज होता है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आपके जिला में क्या पढ़ाया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है, क्या पढ़ना है, और वही बताएंगे जो आप में आ जाएगा। ठीक है, 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर एंड जीवन परिचय लिखने के लिए 3 नंबर, यानी टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं जीवन परिचय लिखने का। तो आपको यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इन तीनों का तैयार कर लो, चाहे आप इसमें से किसी एक का तैयार कर लो। ख नंबर दे रखा है आपका कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर किसी एक रचना का नाम लिखने के लिए मिलता है। टोटल यहाँ से 5 नंबर आपके मिल जाते हैं। पहला है आप सूरदास जी को तैयार कर लो, या महादेवी वर्मा जी को, या मैथिली शरण गुप्त जी को तैयार कर लो। 7वां क्वेश्चन और 2 नंबर में पूछता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का आता है प्यारे बच्चों ये। अब आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना। एक तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और एक है बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समूह वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, ये 4 नंबर में एग्जाम में आता है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अथवा अगर ये नहीं आता तो आपके विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, इसकी शिकायत करते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। आप चाहो तो इसको करो, आप चाहो तो इसको करिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको एक का आंसर दोगे तो 1, 2 का दोगे तो 2, यानी कि 4 ठो तो 4 ठो का दे देंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। केवल 2 का ही देना है। वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी जो है विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है, तो इसे लिखेंगे कैसे कि वाराणसी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थले अस्ति। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति, तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, अपने कर्म को करना। ठीक है, अब इसके बाद है अलछेंद्र सेनापति किम आदिशत। अलछेंद्र के सेनापति ने क्या आदेश किया। भूमे गुरुतरम किम अस्ति, भूमि से महान कौन है, तो माता का स्थान है भूमे गुरुतरा माता अस्ति। ये चीजें आपको लिखना है, केवल 2 का आंसर देना था। 10वां और सबसे ज्यादा नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, और यहाँ तक बच्चे आते आते लगभग कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, इसलिए समय का मैनेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे पहला है कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसके बारे में आपको लिखना है। या तो आप मोबाइल वरदान या अभिशाप, इन चारों में से किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ये पेपर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।